हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। सभी को स्वागत है आप सभी का आर एस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। होप सो कि आप सभी पिछले वाली जो वीडियो करवाई हैं वो सभी देख रहे होंगे। हमारी 5 वीडियो हैं जो हमने 5 वीडियो के अंदर अपने 5 टॉपिक हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये टॉपिक आज हम अपने वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। और ये सीरीज़ तो आपको पता ही होगा, सीटेट एग्ज़ाम और डीएसएसबी एंड केवीएस एग्ज़ाम के लिए चलाई गई है, ठीक है। अगर आपको ये जो सीरीज़ है हेल्पफुल लग रही है, बेनिफिशियल लग रही है, तो आप इसको उन बच्चों के पास ज़रूर शेयर करना जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो लेट वी स्टार्ट। देखते हैं हम अपना टॉपिक, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा के जो समर्थक थे वो कौन थे? वो जॉन डेवी थे। और जॉन डेवी ने शिक्षण अधिगम को त्रिध्रुवीय बताया है, जो हमने फर्स्ट लेसन के अंदर ही किया था। क्या बताया था? जॉन डेवी ने शिक्षण अधिगम को त्रिध्रुवीय बताया था, जिसके अंदर टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम शामिल था। और बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चे के केंद्र बिंदु के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं। मतलब एक ऐसी शिक्षा है बाल केंद्रित शिक्षा जिसमें हम एजुकेशन है ना बच्चे के अकॉर्डिंग प्रदान करते हैं। इसके अंदर हम बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों और अक्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। और बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर जो शिक्षण रुचियाँ होती हैं वो प्राचीन समय में तो क्या था, वो जो अध्यापक केंद्रित होती थी, मतलब टीचर सेंटर्ड होती थी। जैसा टीचर का मन करता वैसा करवाता था। बच्चों की तरफ, उनकी रुचियों की तरफ, उनके जो उनकी एबिलिटी है उनकी तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के अंदर क्या है, इसमें बच्चे को सेंटर मानकर बच्चे के अनुसार सारी शिक्षा डिजाइन की जाती है और उसी के अनुसार बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। और अब देखते हैं कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है इसका महत्व क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जब बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार पढ़ते हैं तो उनमें विषय वस्तु है वो सरल हो जाती है, ठीक है। इसमें बच्चों को ये मान के चलो, बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर खेल खेल में सिखाया जाता है, खुद करके सीखते हैं बच्चे। मतलब लेक्चर मेथड का बहुत कम यूज किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा से जो विषय वस्तु है, करिकुलम है, वो रुचिपूर्ण हो जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक बच्चों को उपयोगी क्या है, बच्चों को प्रधान मानते हैं, जिसकी वजह से शिक्षा का क्या है, महत्व है वो बढ़ जाता है। और जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें बच्चों को व्यवहारिक और सामाजिक शिक्षा दी जाती है और बच्चे को आत्म अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान होता है कि बच्चा खुद को अभिव्यक्त कर सके। बच्चा टीचर को ये बता सके कि मेरा किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसका क्या है, शुरू में ही जिसको मैथ में इंटरेस्ट है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको इलेक्ट्रीशियन का ज़्यादा ही शौक होता है, वो कुछ तार वगैरह जोड़कर कुछ भी बना देते हैं। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर शुरू में ही टीचर को ये पता चल जाता है कि ये बच्चा किस चीज़ के अंदर ज़्यादा अच्छा कर सकता है, तो फिर टीचर है ना उसी चीज़ में बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। और जो बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की आवश्यकता, रुचि व अक्षमता को ध्यान में रखा जाता है। आगे देखो, बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत क्या क्या हैं। एक है अपना क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर जो बच्चे हैं ना वे हमेशा एक्टिव रहते हैं और बच्चे को क्या है, रचनात्मक बनाया जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म प्रवृत्ति का बना देते हैं बच्चों को। कौन हेल्प करता है? उसकी टीचर हेल्प करता है, ताकि बच्चा हर एक समस्या का समाधान खुद कर सके। और कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है कि वो किसी भी चीज़ के अंदर या तो उसको नया बना सके, या नया ना बना सके तो उसको के अंदर मॉडिफिकेशन कर सके खुद के अनुसार, ठीक है। खुद के अनुसार उसको नया ढाल सके। वो कुछ भी हो सकता है, या तो कोई चैप्टर या कोई और नई चीज़। जैसे मान के चलो कि टीचर ने कोई चार्ट दे दिया बनाना, ठीक है, और बच्चों को बोला कि आप इस चार्ट को बना के लेके आओगे। इंग्लिश का कोई भी टॉपिक मान लो, जैसे कि प्रीपोजिशन बना के लेके आओगे। एक बच्चे ने तो क्या किया, उसको सिर्फ ऐसे प्रीपोजिशन ऊपर लिख दिया, प्रीपोजिशन के बारे में एट बता दिया, फॉर बता दिया, ऐसे बता दिया। लेकिन एक बच्चे ने क्या किया, एक बच्चे ने ऐसे वो बनाया पेड़ सा, और फिर एक यहाँ चीज़ दिखा दी। क्या मतलब, सभी बच्चों ने अपने अनुसार क्या किया, इसके अंदर
खुद के अनुसार रचना करी है। इससे बच्चे की क्या जो सृजनात्मकता है वो भी डेवलप होगी। तो इसके अंदर क्या बोल रखा है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत, बच्चे खुद एक्टिव होकर इसके अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं। आगे है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार छात्र उद्देश्य पूर्ण कार्य करते हैं। मीन्स एक फिक्स उद्देश्य है वो उसके अनुसार कार्य करते हैं। पहले बच्चों को एक निश्चित उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं और फिर उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, क्रियाएं करते हैं। ठीक है, मान के चलो कि अब हमने अपना जो उद्देश्य है वो डिसाइड कर लिया, अपना गोल डिसाइड कर लिया कि हमें ये एग्जाम, KVS एग्जाम, DSSB एग्जाम और अपना CTET एग्जाम ये क्या करने हैं, क्रैक करने हैं। और इसी के अनुसार अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्रियाएं, अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। आगे देखो रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। प्रभावशाली शिक्षण वही होता है जिसमें बच्चों की रुचि हो और बच्चे बिना बोझ के क्या कर सके, सीख सके। बच्चे नीरस मतलब बोरिंग महसूस ना करें, इंटरेस्ट के साथ बच्चे क्या करें, कोई भी चीज़ है वो सीखें। तो वो क्या होती है, वो बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर आता है। बच्चे खेल खेल में मजे के अंदर सीखें। आगे है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत का मतलब है कि सभी बच्चों के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। सभी जो बच्चे हैं वो अलग होते हैं, उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनकी अक्षमताएं हैं, उन्हीं के अनुसार बच्चों को पढ़ाया जाए। ठीक है, और उनकी योग्यताओं के अनुसार उनको क्या दिया जाए, काम दिया जाए। जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। शिक्षण जीवन से संबंधित होना चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि शिक्षण ऐसा हो जो बच्चे को क्या रोजमर्रा की जिंदगी में उसकी क्या कर सके, हेल्प कर सके। और प्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेशन का सिद्धांत, मतलब जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो मोटिवेशन पर क्या करती है, प्रभावित करती है। क्योंकि मान के चलो कि जो अगर बच्चा जिसके अंदर मोटिवेशन होगा ना, वो 2 गुना तरीके से सीख सकता है किसी भी चीज को। शिक्षण करते समय यदि बच्चे को बीच बीच में अभिप्रेरित करते हैं तो शिक्षण 2 गुना प्रभावित हो जाता है। प्रेरणा किसी भी काम को की गति को बढ़ा देती है, अतः बच्चों को प्रेरित करते रहना चाहिए। अब ये मान के चलो कि आप है ना खुद से ही हिसाब लगाओ, मोटिवेशन का मतलब अगर सिर पे एग्जाम है तो हम 1 महीने के अंदर भी इतना पढ़ देते हैं जो हमने सोचा नहीं था। और लेकिन अगर पास में कोई एग्जाम ना हो तो भी 1 महीने के अंदर 10 चैप्टर करना भी मुश्किल हो जाता है। ये आप सभी को पता होगा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको। आगे देखो आवर्ती का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशंस। मतलब आवर्ती का सिद्धांत है भी किसी चीज को बार बार क्या करना, रिवीजन करना। बार बार रिवीजन करने से वो टॉपिक क्या हो जाएगा, माइंड के अंदर कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जब हम उसको बाद में भी यूज में लेते हैं तो वो माइंड के अंदर पक्का क्लिक करता है कहीं ना कहीं। तो वही रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है हर एक सब्जेक्ट का। आगे है प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रगतिशील शिक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं जॉन डेवी, उन्होंने योगदान दिया है। और एक प्रभावशाली शिक्षा है कौन सी, प्रगतिशील शिक्षा। इसके अंदर बच्चे को हम उसकी आवृत्ति, उसकी एटीट्यूड्स, इच्छाओं के अनुसार पढ़ाते हैं तो इसका शिक्षण स्तर बढ़ जाता है। इससे प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। क्या बोला इन्होंने, इसमें बताया कि जो प्रगतिशील शिक्षा है उसमें है ना बच्चों के खुद के एटीट्यूड, उसकी इच्छाएं, मतलब बच्चे का कितना लेवल है और उसकी किस चीज के अंदर इंटरेस्ट है, उसी के अनुसार बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये नहीं है कि उसके बच्चे पर वो चीज थोप दी जाए। उससे पहले पता किया जाता है कि किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, क्या वो चीज़ करना चाहता है, तो वो चीज़ करवाकर बच्चे को क्या आगे बढ़ाया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चे के लिए बनी होती है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि प्रगतिशील शिक्षा में बोला गया कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर जो एजुकेशन है वो बच्चे के लिए बनी है, ना कि बच्चा एजुकेशन के लिए बना है। अब ये नहीं है कि मान के चलो कि NCERT की बुक है वो सभी बच्चों को करनी है। अब किसी बच्चे का मान के चलो कि नहीं इंटरेस्ट है हिस्ट्री वगैरह करने में, तो ये बोल रहे हैं कि ये जरूरी नहीं कि उस बच्चे को हिस्ट्री ही करनी है। अगर उसका साइंस में इंटरेस्ट है तो आप उसको साइंस ज़्यादा करवाओ। कुछ ऐसा इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा के अंदर बोला था। ठीक है, और आगे देखो, आगे भाई क्या बोल रहा है कि जो प्रगतिशील शिक्षा है वो बच्चे का वर्सेटाइल डेवलपमेंट करती है। जब बच्चा अपनी रुचियों के अनुसार और अपनी अभिवृत्तियों के अनुसार पढ़ता है तो उसका जो इंटेलिजेंट लेवल्स हैं, इंटेलिजेंसी है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे वह एक अच्छा आदमी बनकर समाज के लिए अच्छी तरह से समायोजित कर सकता है।
इस शिक्षा का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति और समाज दोनों का विकास करना है। इससे व्यक्ति की शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक और नैतिक विकास क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है, ये बोल सकते हैं बच्चे का। अब देखो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, इसके महत्व क्या क्या है। प्रगतिशील शिक्षा अगर हम अपनाएंगे तो इससे क्या होगा, बच्चे करके सीखेंगे, और जो बच्चे हैं कंस्ट्रक्टिविज्म टेक्नोलॉजी पर आधारित है, मतलब वो रचनात्मक बनेंगे और अपनी समस्या का समाधान खुद कर सकेंगे। सामूहिक चर्चा पर बल दिया जाता है प्रगतिशील शिक्षा के अंदर। बच्चे हैं वो जो रोट लर्निंग है उससे क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। केवल उद्देश्यपूर्ण शिक्षा पर कार्य करेंगे। जीवन पर्यंत अधिगम पर बल देती है। स्वतंत्रता पर आधारित है, समस्या समाधान पर बल देती है और विषय वस्तु पर ज़्यादा बल देती है। मतलब ये सारी की सारी मेन बात बताई गई है इसके अंदर कि प्रगतिशील शिक्षा हम करवाते हैं तो उसमें क्या क्या जो मेन चीज़ हैं वे हैं कि एक तो बच्चा खुद करके सीखने लग जाता है, समूह में कार्य करना सीख जाता है, जिससे उसके अंदर जो समायोजन है, आपस में जो सहयोग करने की भावना है वो भी विकसित होती है, और जो उसके उद्देश्य हैं उन पे भी बल मिलता है उसको, और वो एक फिक्स जो गोल होता है बच्चे का वो प्राप्त करने के लिए अपना फुल एफर्ट लगाना सीख जाता है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं हम। अब देखो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये प्रगतिशील शिक्षा और जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसी को बढ़ावा देने के लिए इसका क्या किया गया था, ये एक्ट बनाया गया था। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTI एक्ट। तो जो हमारा भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम है, कौन सा, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, और जो अनुच्छेद 21 के अंदर ये बात लिखी गई है, 2002 के अंदर ये संशोधन किया गया था। ठीक है, एक और ध्यान रखना, 2002 से ध्यान आया, सर्व शिक्षा अभियान ये कब लागू हुआ था, ये भी सन 2002 के अंदर लागू किया गया था। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में ये परिभाषित किया गया कि मौलिक रूप से हमारा मौलिक अधिकार बना दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और फिर 2009 में संशोधन होने के बाद RTI एक्ट 1 अप्रैल 2010 को क्या कर दिया गया, ये लागू कर दिया गया। और जो 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो भारत के सभी राज्यों पर लागू था, सिवाय किसके, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। बाकी सभी पर ये क्या था, लागू था कि सभी बच्चे जो भी 6 से 14 साल के बीच में हैं उनको सभी को निःशुल्क मतलब फ्री में शिक्षा देना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना क्या था, जरूरी था। और सभी बच्चों को कक्षा 8 तक शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व दिया गया, और भारत शिक्षा को बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला 135वां देश बना था। ठीक है, आगे देखो RTI एक्ट के अनुसार टोटल धाराएं व नियम कितनी है। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सभी को पता है और ये कम आते हैं एग्जाम में, लेकिन अब अगर RTI एक्ट से क्वेश्चन बनाना होता है टफ लेवल का तो यहाँ से बनता है। पहले तो देखो जो RTI एक्ट है इसके अंदर टोटल 29 धाराएं हैं। कितनी है, 29 धाराएं हैं इसके अंदर टोटल, और इसके में 10 भाग हैं। कितने भाग, कितने हैं, 10। ठीक है, 10 भाग के अंदर ये 29 धाराओं को बताया गया है। जैसे हमारा संविधान संशोधन के अंदर 12 अनुसूची हैं और फिर 12 अनुसूची नहीं 22 भाग हैं, और 22 भाग के अंदर फिर क्या, अनुच्छेदों को बताया गया है। वैसे ही RTI एक्ट के अंदर कितने, 10 भाग है और 10 भाग के अंदर 29 अनुच्छेदों को बताया गया है। ठीक है, 29 अनुच्छेद नहीं 29 धाराओं को बताया गया है। ठीक है, तो देखो अगर आपको ये 29 की 29 धाराएं करनी है ना तो इस वीडियो में करेंगे तो यही कंप्लीट होंगी। तो वो हम अगर आप करना चाहते हो तो आप बता देना, एक अलग वीडियो बनाकर 29 की 29 धाराएं आपको करवा देंगे। ठीक है, अब इसमें तो कुछ इम्पोर्टेंट ये मान के चलो कि 10 से 12 धाराएं बताई गई हैं, एक दो आपको और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी वो बता देंगे। अब देखो स्टार्ट करते हैं। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 1 से 8वीं तक का प्रावधान धारा 3 के अंदर दिया गया है। धारा 3 के अंदर ये बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। और धारा 4 के अंदर क्या बोला है कि जो 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे हैं ना, वे अगर किसी कारणवश से स्कूल में नहीं आ सके और अब उनको ये मान के चलो जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको भी स्कूल के अंदर लेके आना जरूरी है।
ठीक है, ताकि वो भी क्या कर सके, एजुकेशन का भाग बन सके। अब इसके लिए ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल में लाने के लिए आपने किसी ने तो ये जॉब कर भी रखी है और शायद करते भी होंगे, वोकेशनल टीचर लगाए हुए हैं अपने हरियाणा के अंदर और पूरे भारत में। कौन से टीचर? वोकेशनल टीचर, जो क्या करते हैं, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको उनकी एज के हिसाब से कक्षा में एडमिशन दिलवाते हैं। जैसे मान के चलो कि कोई बच्चा कितने साल का है, 8 साल का है, कितने साल का, 8 साल का, तो उस बच्चे को थर्ड क्लास के अंदर एडमिशन दिलवा दिया जाता है। या उसकी जो ये मान के चलो कि उस बच्चे का लेवल कम है तो उसको सेकंड क्लास में एडमिशन दिलवा दिया जाता है। मीन्स उसके एज के हिसाब से बच्चे को क्या कक्षा में एडमिशन दिलाया जाता है। आरटी एक्ट की कौन सी धारा के तहत? धारा 4 के तहत उसको किसी कारणवश स्कूल में प्रवेश नहीं होता, उसके लिए उसका विशेष उपबंध किया गया है। और धारा 5 के अंदर क्या बोला गया है कि धारा 5 के अंदर बच्चे का जो ट्रांसफ़र है वो अपने पूरा हक है बच्चे को अपना स्कूल का ट्रांसफ़र करवाने का। ठीक है, कि मान के चलो कि एक स्कूल के अंदर बच्चे को कुछ आने जाने में कुछ प्रॉब्लम है और कोई दूसरा स्कूल है बच्चे को जहाँ उसके आने जाने में उसे व्हीकल की सुविधा मिल रही है, तो बच्चे को पूरा हक है कि वो ये बोल सके कि मुझे इस स्कूल से इस स्कूल के अंदर जाना है। और आगे देखो धारा 6 के अंदर बोला गया है कि निर्धारित सीमा में विद्यालय स्थापित करना होगा तथा बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए 3 वर्ष से समय नहीं लगना चाहिए। मतलब ये बोला है कि जो प्राथमिक कक्षा है ना, 1 से 8वीं तक की, उन बच्चों को 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल क्या होने चाहिए। मतलब प्राथमिक शिक्षा के लिए 1 किलोमीटर के अंदर प्रत्येक बच्चे को स्कूल का क्या होना चाहिए, मिलने चाहिए बच्चों को। अगर वे स्कूल नहीं हैं तो 3 साल के अंदर अंदर जितना जल्दी हो सके वो स्कूल क्या करवाने हैं, वो प्रोवाइड करवाने हैं सभी बच्चों को। आगे देखो, आगे है कि धारा 12 के अनुसार, कौन सी? धारा 12 के अनुसार 25% आरक्षण गरीब और दुर्लभ बच्चों को नज़दीकी स्कूलों में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, ये है जो प्राइवेट स्कूल है ना, प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चों को 25% आरक्षण दिया जाएगा। और वो आरक्षण कौन देगी? सरकार देगी। कि एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम के अंदर अगर बच्चे कुछ मार्क्स का क्राइटेरिया होता है वो अगर ले लेते हैं तो 25% उसकी जो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस होती है उसमें छूट वो जो गवर्नमेंट है मतलब सरकार है वो देगी। इसके अंदर धारा 12 के अंदर। और धारा 15 के अंदर क्या है कि बालक 6 महीने तक स्कूल में कभी भी प्रवेश कर सकता है। मीन्स कि मान के चलो कि एडमिशन होते हुए 6 महीने हो गए और किसी बच्चे ने लेट एडमिशन लेना चाहता है, 6 महीने एग्जाम होने को है, फिर भी वो एडमिशन क्या पूरे हक से ले सकता है। धारा 15 के तहत कोई भी टीचर उसे मना नहीं कर सकता। और धारा 16 के अंदर क्या बोला गया है कि उसे एडमिशन लेने से रोका नहीं जा सकता और उसे स्कूल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। और एक और बात बोली है धारा 16 के अंदर कि एडमिशन के समय आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी सरकारी स्कूल के अंदर। और है एक धारा 17, देखो इसमें नहीं दी गई। धारा 17 के अंदर लिखा हुआ है कि किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड है वो नहीं दे सकते, वो धारा 17 के अंदर बोला गया है। फिर देखो धारा 21, ये इंपॉर्टेंट है भाई, PYQ बनते हैं, PYQ बने हुए हैं, बनते क्या हैं, बहुत बार आए हुए हैं। धारा 21 के अंदर क्या है, SMC का गठन किया गया है। SMC मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। धारा 21 के अंदर SMC का गठन किया गया है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। और इसके अंदर बोला गया है कि इसके अंदर 50% क्या होने चाहिए, अभिभावक होने चाहिए और 50% क्या होने चाहिए, टीचर होने चाहिए। और इन 50% अभिभावकों में से 75% क्या होने चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल हम अगर आप किसी का कोई कमेंट आता है, कोई बोलता है कि हमें RT एक्ट पूरी डिटेल में पढ़ना है और साथ में हम SMC भी कवर कर लेंगे तो बता देना भाई। आगे देखो धारा 17 हो गई, 21 हो गई अपनी। अब 27 में देखो क्या बोला है कि शिक्षक अगर किसी गैर नियोजित प्रयोजन के लिए अभिनियोजित, हाँ धारा 27 के अंदर बोला, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, कि शिक्षक को किसी भी गैर शैक्षिक कार्य के अंदर नहीं लगाया जा सकता सिवाय किसके, जनगणना के, आपदा राहत के और चुनावी प्रक्रिया के। मतलब इन 3 कार्यों में शिक्षक को लगा सकते हैं, इसके अलावा शिक्षक को कहीं भी शिक्षक की और जगह ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। 3 कौन से, जनगणना, आपदा राहत और चुनावी प्रक्रिया, ये 3 कार्य हैं जहाँ टीचर की क्या की जा सकती है, ड्यूटी लगाई जा सकती है और कहीं नहीं लगाई जाती। आगे देखो, किसी भी अध्यापक
कि अगर स्कूल में खाली पद हैं तो 10% से अधिक खाली पद नहीं होने चाहिए स्कूल के अंदर। और जो टीचर है वो प्राइवेट ट्यूशन और कोई भी शिक्षण मतलब अलग से अपना स्कूल नहीं खोल सकता। किसके अंदर? धारा 26 के अंदर। और धारा 16 देखो, धारा 16 के अंदर बोला गया है कि किसी भी छात्र को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले मतलब फेल नहीं करना बच्चे को, और उसको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। बच्चे को कोई बोर्ड परीक्षा पास करना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक छात्र को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने पर विहित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। और धारा 16 का ही भाग है कि जो राज्य सरकार के लिए एक राज्य सलाहकार समिति और केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी, जिसमें 15 से ज़्यादा क्या होंगे? सदस्य शामिल होंगे, जो कि जो स्कूल है उसमें कैसे सुधार करने हैं, क्या नई नई चीज़ शामिल होनी चाहिए, उनके बारे में क्या करेगी? बताएगी ये कमेटी। ठीक है भाई, तो ये धाराएं हैं, ये ध्यान रखना। कौन सी धाराएं पढ़ी हमने, देखो एक बार। धारा 3 के अंदर बोल रहा है कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए, मतलब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। और धारा 4 के अंदर 6 से अधिक वर्ष के बच्चों को ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल के अंदर प्रवेश जरूर देना चाहिए। और धारा 5 के अंदर उनका स्थानांतरण करना जरूरी है। धारा 6 के अंदर 3 वर्ष के अंदर अंदर स्कूल है वो 1 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए। धारा 12 के अंदर बोला है कि 25% आरक्षण मिलना चाहिए बच्चों को प्राइवेट स्कूल के अंदर। धारा 15 में बोल रहा है कि बच्चा 6 महीने के अंदर जब भी चाहे एडमिशन ले सकता है। और धारा 16 में बोल रहा है कि उसका जो दाखिला है वो रोका नहीं जा सकता और ना ही उसे स्कूल से निकाला जा सकता है। धारा 17 में क्या बोल रहा था? धारा 17 में बोल रहा था कि बच्चे को शारीरिक दंड नहीं देना है। धारा 21 में बताया है कि स्कूल के अच्छे विकास के लिए एसएमसी का गठन किया जाएगा। और आगे क्या है? आगे है अपनी धारा 27। धारा 27 में बोल रहा है कि शिक्षक को केवल 3 कार्यों में लगाया जा सकता है। 3 कार्य कौन से? जनगणना, आपदा राहत और चुनावी प्रक्रिया। ठीक है। और धारा 28 के अंदर बोल रहा है कि स्कूल के अंदर 10% से ज़्यादा पद खाली नहीं होने चाहिए और किसी भी टीचर को प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता। धारा 16 के अंदर बोल रहा है कि प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक बच्चे को कोई बोर्ड की परीक्षा नहीं ली जाएगी और उसे पास करने के बाद प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ में बोल रहा है कि राज्य को सलाह देने के लिए राज्य सलाहकार समिति और केंद्र को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है, ताकि वे स्कूल का अच्छे से क्या कर सके? विकास कर सके। आगे देखो, इसकी विशेषताएं और बताई गई हैं आरटी एक्ट की। इसमें बोल रहा है कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर स्कूल के छूटे बच्चों की तलाश करेंगे। मतलब वही बात है कि ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल तक लेके आना। बच्चों को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा, मतलब फेल नहीं किया जाएगा। और प्रत्येक शिक्षक को 45 घंटे प्रति सप्ताह अनिवार्य रूप से कार्य करना हो। ये क्वेश्चन तो सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार आता है। केंद्र सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा जिसकी कोई विधानसभा नहीं है उसमें स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में केंद्रीय सरकार उत्तरदायी होगी। क्या बोल रहा है कि किसी राज्य के अंदर अगर कोई राज्य सलाहकार समिति नहीं है तो उसके सभी फैसले केंद्र सरकार करेगी। कौन से फैसले? एजुकेशन से रिलेटेड। और किसी भी बच्चे को कक्षा 8 तक क्या नहीं किया जाएगा? फेल नहीं किया जाएगा। आगे है कि प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ 1 से 8वीं कक्षा तक होता है। ये बात इम्पोर्टेंट है कि जो स्कूल में टीचर का और स्टूडेंट का रेशो है वो 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। कोठारी आयोग ने इसकी अनुशंसा कितने की है? 1 टीचर पर 30 बच्चे, मतलब 1 टीचर और 30 बच्चों का रेशो बताया है। और अगर 60 विद्यार्थी हैं तो 2 शिक्षक होने आवश्यक हैं। और 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर स्कूल होना जरूरी है। और सत्र शुरू होने के 6 महीने तक दाखिला दिया जा सकता है। अध्यापक को बच्चों की लर्निंग रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। और यह प्रावधान किया गया है कि जो केंद्र सरकार है वो 65% क्या करेगी? शिक्षा के अंदर सहयोग करेगी। और राज्य सरकार कितना करेगी? 35%। लेकिन जो हमारे भारत के पूर्वी राज्य हैं वे थोड़े पिछड़े हुए हैं, उसमें 90% तो क्या करेगी? सेंटर जो गवर्नमेंट है वो पैसा देगी और जो 10% है वो राज्य सरकार खर्च करेगी। ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट बात है। क्या बोल रहा है इसके अंदर? एक बार देखो, जो हमारे
पूर्वी जो राज्य है ना, उनके अंदर जो 90% है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और जो 10 है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। फिर हमारा जो शेष जो हमारा भारत बच गया ना, उसके अंदर जो 65% पैसा है वो तो कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और जो बच गए अपने 35% वो कौन लगाएगी, राज्य सरकार लगाएगी। आगे देखो, इस अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान व खर्च का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति, ये आ गया भाई कौन सा, एसएमसी का होगा। इस समिति में कुल 15 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष और अन्य 12 सदस्य होंगे। इस समिति में 50% पद किसके होंगे, महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर केवीएस एग्जाम के लिए और डीएसएसबी के लिए। डीएसएसबी एग्जाम में जो ब्लॉक नंबर 502 है, उस यूनिट के अंदर आरटीई एक्ट पूरा डिटेल में दिया गया है, ठीक है, और उसके अंदर एसएमसी की फुल डिटेल बताई गई है। वहाँ से कर लेना आप, अगर करने हो तो, अगर आप बोलोगे तो मैं करवा भी दूंगी। आरटीई एक्ट के अनुसार शिक्षकों की क्या भूमिका बताई गई है। इसमें बोला है कि शिक्षक का वेतन तथा सेवा, नियम और शर्तें सरकार द्वारा तय की जाएंगी। शिक्षक की नियुक्ति के लिए वह व्यक्ति भी योग्य है जिसके पास केंद्र सरकार द्वारा मान्यता अधिसूचित प्राधिकरण द्वारा यथा अधिकृत ऐसी न्यूनतम योग्यताएं हों। शिक्षक की नियुक्ति, हाँ मतलब ये बोल रहा है कि शिक्षक की नियुक्ति के लिए वह व्यक्ति राज्य के अंदर लग सकता है जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट कर रखी हो। कोई शिक्षक निजी शिक्षण क्रियाकलापों में स्वयं को नहीं लगाएगा, मतलब प्राइवेट ट्यूशन, प्राइवेट स्कूल नहीं खोल सकता सरकारी टीचर। आगे देखो, आगे बताया गया है कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है। आरटीई एक्ट के अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस अधिनियम ने शिक्षक और छात्र के अनुपात पर भी बल दिया है, ताकि अध्यापक के ऊपर अत्यधिक भार न बढ़े। यही बोल रहा है कि एक शिक्षक पर 30 बच्चे होंगे, 2 पर कितने होंगे, 60 होंगे, 30 पर कितने हो गए, 90 हो गए, 4 पर कितने हो गए, 91 से 120 हो गए, 5 पर 121 से 200 बच्चे हो गए, और 5 शिक्षक और 1 अध्यापक जरूरी हैं 150 से अगर अधिक ज़्यादा बच्चे हैं स्कूल के अंदर। और ये बात ध्यान देने योग्य है, क्या बोला इसके अंदर, कि अगर छात्र 200 से अधिक हो जाएं तो इसका अनुपात 40:1 हो जाएगा। कक्षाओं के अंदर जो स्टूडेंट हैं उनका रेशो 40:1 हो जाएगा, परंतु इसमें जो प्राध्यापक है को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर 40:1 बनता है स्कूल के अंदर, जो हेड मास्टर होते हैं उसको शामिल नहीं करते हैं हम। और जो शिक्षक के घंटे क्या हैं, आरटीई एक्ट के अनुसार प्राथमिक शिक्षक के तो कितने घंटे होते हैं, 200 तो दिन होते हैं, और 200 दिन के अंदर 800 घंटे पढ़ाना होता है। कौन सी कक्षा के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए। और जो अपने कौन सी आ गई 6 से 8वीं तक के लिए, इसमें कितना, अपर प्राइमरी के लिए 220 तो दिन होते हैं और 1000 क्या होते हैं, घंटे होते हैं। यहाँ ध्यान रखो, प्राइमरी के लिए तो कितना, मतलब पहली से 5वीं कक्षा के लिए तो 200 तो दिन होने चाहिए, कितने दिन, 200 दिन और 800 घंटे, 800 घंटे। और जो 6ठी से 8वीं कक्षा उसमें कितना, 800 तो क्या, 1 मिनट रुको, 800 नहीं, 220 तो क्या होने चाहिए, दिन होने चाहिए, कितने, 220 दिन होने चाहिए, और 1000 कितने होने चाहिए, 1000 घंटे होने चाहिए भाई, ठीक है। अध्यापक को विद्यालय में बच्चों के आने से 1 घंटे पहले आना चाहिए और उसके 1 घंटे बाद क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। और 1 सप्ताह के अंदर 45 घंटे कार्य करना पड़ता है एक टीचर को। इसके अंदर है ना लेसन प्लान, यूनिट प्लान से, और टीचर जो बच्चों को पढ़ाने के लिए प्लानिंग करता है, या जो ये बोले कि क्या बनाते हैं, लेसन प्लान हो गए, यूनिट प्लान्स हो गए अपने, वो वाले भी इसी के अंदर शामिल होते हैं। आरटीई एक्ट के अनुसार सतत व्यापक मूल्यांकन और पाठ्यक्रम, ये कैसा होना चाहिए, ये क्या बताया इन्होंने, कि प्रत्येक बच्चे के स्तर व गति के अनुसार गतिविधियां आधारित शिक्षण जरूरी है। मातृभाषा पर बल देना चाहिए। बालक को चिंता मुक्त बनाकर उसका सर्वांगीण विकास या वर्सेटाइल डेवलपमेंट या चहुमुखी विकास क्या करना चाहिए, बच्चे का, टीचर को करना चाहिए। और बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देते हुए खेल द्वारा शिक्षण के माध्यम से बच्चे का शारीरिक व मानसिक
योग्यता का क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। मूल्यांकन के लिए टीचर को अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए। एक तो मौखिक, जैसे ओरली क्वेश्चन पूछ लिए, प्रोजेक्ट के माध्यम से, चेकलिस्ट के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से, रेटिंग स्केल्स के माध्यम से और पोर्टफोलियो के माध्यम से क्या हम टीचर अलग अलग बच्चों का क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकता है। और ये मूल्यांकन है ना कंटिन्यू होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। मीन्स ये नहीं है कि बिल्कुल एग्जाम साल के एंड में हो और उसी से बच्चे का क्या कर लिया जाए, इवेल्युएशन कर लिया जाए, ऐसा नहीं है। सतत मूल्यांकन का अर्थ है कि बच्चे का लगातार मूल्यांकन चलता रहे, कभी किसी चीज़ के माध्यम से, कभी किसी चीज़ के माध्यम से, ताकि बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके अंदर टीचर निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण भी क्या करे, अपनाता रहे समय समय पर। अब देखो इसके जो आरटी एक्ट है, इसके उद्देश्य क्या क्या थे और क्या क्या इन्होंने सोचा था कि क्या क्या हमें क्या करना है, अचीव करना है। गैर प्रवेश दिए गए बच्चों के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश दिए जाने पर प्रकाश डाला गया। वही मैंने बताया कि अगर किसी बच्चे को गैर प्रवेश मिला है, मतलब ये मान के चलो कि ड्रॉप आउट बच्चा है और उसको फिर ऐसे ही स्कूल के अंदर शामिल किया गया है, तो उसकी आयु के अनुसार बच्चों को क्या करना चाहिए, कक्षा में शामिल करना चाहिए। अगर बच्चा 12 या 13 साल का तो उसे फिफ्थ कक्षा में एडमिशन देना चाहिए और उसी के लेवल के अनुसार बच्चे को क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। और यह अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात, भवन, स्कूल के कार्य दिवस, शिक्षक के कार्य घंटे से संबंधित मानदंड पर क्या करता है, प्रकाश डालता है। प्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति पर बल डालता है। और शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न बच्चों के प्रवेश के लिए और ट्यूशन्स वगैरह इनकी क्या करता है, विरोध करता है। इन चीज़ का भी प्राइवेट ट्यूशन्स वगैरह नहीं कर सकता शिक्षक, और बच्चे को किसी प्रकार का भी दंड नहीं दे सकता। धारा 17 के अनुसार संविधान के मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास पर बल दिया गया है। बच्चों का समग्र विकास पर बल दिया गया ताकि उनकी प्रतिभाओं को निखारा जा सके और जो टीचर है और वो बच्चे हैं वो आपस में मित्रवत प्रणाली से सीख सकें। और बच्चों को अधिक समझातीय बनाता है। कक्षा आयु के अनुसार बच्चों को क्या बनाती हैं, समझातीय बनाती है। और उचित सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रशासनिक प्रारंभिक शिक्षा की पूर्ति को सुनिश्चित करती है भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या किया है, बाल केंद्रित शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन और आरटी एक्ट के बारे में जानना है। तीनों मतलब बताने की जरूरत नहीं है कि कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये जो सीरीज है हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो के अंदर एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो कि आपको हेल्पफुल लग